पंकज सिंह। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा सा जाएंगे और हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा हम लोगों ने देखा है एल्केन में पॉसिबल होता है। एल्केन मतलब जब हम एल्केन का नाम लेते हैं तो हमारे सामने फिगर आता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास में मीथेन है और हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं तो यहाँ पर किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके और वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल को हम दो चीज़ों में जानते हैं, या तो कोई ऐसा कंपाउंड हो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल कैरी करता हो, या तो कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें लोन पेयर होता है। तो या तो लोन पेयर है या तो उसके पास निगेटिव चार्ज है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल में इंक्लूड करते हैं। न्यूक्लियोफाइल आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। जनरली हम वीक न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो होता है हम वाटर और CH3OH मतलब मिथाइल एल्कोहल को लेकर चलते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका दो तरह का होता है। नॉर्मली आपने पढ़ा कि अगर हम हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, अगर हम हेलो एल्केन की बात करते हैं, अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, तो आप देखते हो कि आपके पास में RX है, अल्काइल हैलाइड है, और एक न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, X को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है और यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये जनरल रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस पे, वो होता है इसका टाइप। ये तो आप 10th में भी पढ़ के आते हैं, 10th में पूरा होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर हम बात करें तो दो तरह का है, एक होता है आपका SN1 रिएक्शन और एक होता है आपका SN2 रिएक्शन। आज हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, SN1 रिएक्शन के कुछ उन क्वेश्चंस के बारे में जिसको नीट जेई में पूछा गया है, जिसे बोर्ड में पूछा गया है, और ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SN1 का मीनिंग क्या होता है। S का मतलब हुआ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आप बात कर रहे हो। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक्स, न्यूक्लियोफाइल कोई आएगा वो अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस फिलस मतलब न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को लब करने वाला कोई निगेटिव पार्टिकल होगा, कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के पास जाएगा। तो S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक हुआ, और जो 1 होता है, इस 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं। ये चीज जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां से इसको ज्यादा समझ में आता है। फिलहाल यहाँ के लिए अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई अल्काइल हैलाइड है और यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि उस रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल एक सब्सटेंस पर डिपेंड करे, या तो RX पर डिपेंड करे या तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करे। तो अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक सब्स्टिट्यूएंट पर जाकर डिपेंड करता है, उसको अफेक्ट करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब इसके एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम समझें
कि रेट कैसे दोनों पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सिंपल से आप किचन में जाते हैं और आप चाय बनाते हैं, आपने दूध ले लिया, आपने वाटर ले लिया, आपने शुगर ले लिया, तो शुगर, वाटर और मिल्क, इनके कॉन्सेंट्रेशन को आप कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो आपके प्रोडक्ट पे इसका असर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप स्टोन के पार्टिकल्स डाल दें, तो एक स्टोन अगर आप डाल रहे हैं तब भी चाय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 स्टोन डाल रहे हैं तब भी नहीं फर्क पड़ने वाला, आप 4 डाल दो तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कि अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें जो स्टोन का पार्टिकल है उस पर रेट का कोई लेना देना नहीं है, रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। सिंपली जब हम RX को अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं और ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो RX है केवल रेट RX के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब K और रेट ऑफ रिएक्शन जो इक्वल होता है वो RX पर जाता है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं तो इसका पावर 0 आपको करना पड़ता है। इस पावर 0 का होना ये बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है केवल अल्काइल हैलाइड पर। अब एक ही सब्सटेंस, आपने 2 सब्सटेंस लिया, एक न्यूक्लियोफाइल लिया, एक RX लिया, न्यूक्लियोफाइल जाएगा RX के X को रिमूव करेगा, यही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन रिएक्शन कितना स्पीड होना चाहिए, कितना फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, क्या कंडीशन डालें कि हमारा यील्डिंग बहुत अच्छा है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। और रेट ऑफ रिएक्शन ये बोलता है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है। अच्छा, यूनिमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर हम कैसे पता करेंगे? ये प्रैक्टिकली है, ये हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि डिपेंड कर रहा है या डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ SN1 रिएक्शन का कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर या अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता हो, तो उसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं SN1 रिएक्शन में कि सिंपली इसका मैकेनिज्म। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना पड़ता है कि कोई RX हम लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, वहां पर आप न्यूक्लियोफाइल डालते हो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि X को जाकर रिप्लेस करता है। X जो होता है बच्चों, X का मतलब होता है हाइलोजन, और अगर X पर माइनस आ जाता है तो इसे कहा जाता है हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। अब हैलाइड में X में हम क्या लेते हैं? फ्लोरीन लिया, माइनस लगाया तो फ्लोराइड हो गया। अगर हमने क्लोरीन लिया, माइनस लगाया, क्लोराइड हो गया। ब्रोमीन पर इसी तरह से किया तो ब्रोमाइड, और आयोडीन पर किया तो आयोडाइड। तो जब भी हम X की बात करते हैं तो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं। ये जो हैलोजन है, जो हैलोजन ग्रुप है, दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। कहीं से लीव करना हो, कहीं से निकलना हो, उसमें ये सबसे बेस्ट होता है। और टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा आपको मिलता है। मतलब ये ऑर्डर बनता है कि आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन सारे के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो जो X है हमारा, X न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता है। X क्या है? X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। भाई साहब, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? आपने पढ़ा 11th में, एक कंडीशन पढ़ा होगा, इसको हम लोग कहते हैं फोन कॉल, कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का। तो जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, स्मॉल साइज होने के कारण, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपने 11th में पढ़ा है। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो न्यूक्लियोफाइल आकर लगा, X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, R के जगह अल्काइल ग्रुप है जहां पर एक सिंपल सा कोई कार्बन लगा होगा। कार्बन बड़ा सीधा साधा एलिमेंट है, ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, इसलिए जो ये बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड के आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लिया होगा अपनी तरफ X, और जब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं माइनस आ गया होगा और इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्लस आ गया होगा।
तो जब यहाँ लीव करेगा, अब कंडीशन यहाँ पर आता है कि जब ये X माइनस के फॉर्म में लीव करता है लीविंग ग्रुप, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जब R पॉजिटिव के फॉर्म में बना, अब इस R पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल जाकर क्या करता है, अटैक कर देता है। अब बात यहां से शुरू होती है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये R पर कब अटैक करेगा, क्या X के रहते हुए अटैक करेगा, X के जाने के बाद अटैक करेगा। तो इस बेस पर ये SN1 और SN2 की मैकेनिज्म पर हम लोग आते हैं और वो मैकेनिज्म से हम क्लियर करते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब सिंपल सा जो SN1 रिएक्शन है, इसके लिए कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। पहले चीज SN1 रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी, तो जो रिएक्टिविटी है SN1 रिएक्शन का वो यही है, ये कार्बोकेटायन को फॉलो करेगा, या कार्बोकेटायन बनेगा और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। जो हम यहां पर RX का यूज करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए केवल रेट RX पर डिपेंड करेगा, यहां न्यूक्लियोफाइल पर कोई रेट डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी चीज, अभी जो हमने यहां पर न्यूक्लियोफाइल लिखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपको बताया था कि या तो कोई कंपाउंड है, लोन पेयर कंटेनर है, लोन पेयर को रख रहा है, या उसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि यहाँ SN1 रिएक्शन में किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, तो आप आंख बंद करके बोलो यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज हम लोग करेंगे। और वीक न्यूक्लियोफाइल जो यूज होगा इसमें दो ही होगा, एक आप ले सकते हो CH3OH, और भी है, बट अगर हम 12th और 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें हम दो को अगर लेते हैं तो उसमें हमारा काम हो जाता है। दूसरा आपके पास में न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर, वाटर को हमेशा हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा गया होगा, या इस बेस पर आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, वहां पर हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोग का है कि यहाँ पर एक जो रिएक्शन जिस मीडियम में कराएंगे वो एक कोई सॉल्वेंट होना चाहिए। दो तरह का सॉल्वेंट होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर अप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब हुआ कि जिसमें प्रोटॉन्स हो, कोई H+ देने वाला हो, और अप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन्स ना हो। पोलरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है माइनस में, तो पोलर का मतलब हुआ कि इस पे कहीं ना कहीं प्लस आएगा। तो अगर प्लस और माइनस का सीन कुछ आ रहा है तो पोलर होगा। पोलर दोनों के लिए होना जरूरी है, पोलर होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि जो पोलर हो उसके पास प्रोटॉन होना चाहिए, क्योंकि ये केस केवल यहां पर होगा कि हम लोग जो यूज करेंगे वो होगा पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन आता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप बेस्ट वाटर ले सकते हो, वाटर में रिएक्शन करा सकते हो, क्योंकि ये H+ आपको आसानी से दे देगा। एसिडिक मीडियम में आप करा सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर वाटर लेते हैं। यहाँ पर वाटर लेने का कारण है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, और जो वाटर होता है अगर आप इसको देखोगे तो ये H+ और OH- में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से हमें दो जो पोलर H+ का क्या काम है, क्यों हम हाइड्रोजन का यूज किए हैं, ये अभी आगे हम लोग समझते हैं। तो रिएक्टिविटी हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है वो होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन क्या होता है बच्चों, जब कार्बन पर प्लस आ जाए किसी भी तरीके से तो उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, माइनस आने पर कार्बन आयन बोलते हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आने पर इसे हम कार्ब रेडिकल बोलते हैं। तो जो कार्बोकैटायन है वो केवल SN1 में बनेगा। ये चीज बिल्कुल दिमाग में नोट करके रखना है कि कार्बोकैटायन केवल SN1 में बनेगा और स्टेबल होगा।
बनेगा SN2 में, बट वो बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म में होता है, इसलिए वहां पर रिएक्शन को हम एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं। SN1 रिएक्शन है तो यहां पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। बहुत सारा बच्चा गलत कर देता है जब इसे शुरू में पढ़ता है कि SN1 मतलब एक स्टेप में हो जाना चाहिए। ये रिएक्शन आपका 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकैटायन बनेगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकैटायन पर होगा। तो आपका 4-5 पॉइंट हुआ कि रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री, किसकी रिएक्टिविटी, RX का। दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर होना चाहिए, मतलब केवल RX पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा वीक न्यूक्लियोफाइल है। चौथा पोलर प्रोटिक है। पांचवा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होना चाहिए जिससे शिफ्टिंग होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और छठा ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, पहला कार्बोकैटायन बनेगा फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल में जब इसका अटैक होता है तो यहाँ पर इसके ऑर्डर्स को भी याद रखना है। चलिए पहले इसके हम और आगे के मैकेनिज्म देखते हैं, फिर आते हैं स्टीरियो इसका क्या होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका स्टीरियो क्या होगा। स्टीरियो मतलब अगर आपके पास में कायरल कार्बन दे दिया, अगर आपके पास में कायरल कार्बन दिया हुआ है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, A B C, चारों जो सिग्मा बॉन्ड है वो अलग अलग कंपाउंड से, अलग अलग एलिमेंट से अटैच हो, तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। अगर कायरल कार्बन है तो यहां पर 2 कंडीशन बनेगा, और ये जो दो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन, और रेसिमाइजेशन में रेशमी मिक्सचर बनता है। इन दोनों कंडीशन में 2 प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट 1 बनेगा और प्रोडक्ट 2 बनेगा। तो कायरल कंडीशन में मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये रिएक्शन करता कैसे। देखिए कार्बोकैटायन से अभी पहले रिएक्शन देखते हैं स्टेप। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो स्टेप फर्स्ट में अगर हम बात करें, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन पर प्लस बन रहा है। होगा क्या कि सबसे पहले आपका अल्काइल हैलाइड आया। अब अल्काइल हैलाइड, ये बात की बात है 1 डिग्री लेंगे, 2 डिग्री लेंगे या 3 डिग्री लेंगे। अगर अल्काइल हैलाइड आया उसी समय सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड पेयर को लेकर अपने तरफ जाएगा, तो इसको नेगेटिव बनाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर R के ऊपर जैसे पॉजिटिव होता है और यहां से X माइनस रिमूव हो जाता है, ये आपका क्या बन गया, कार्बोकैटायन। जैसे आपका कार्बोकैटायन बनता है फिर आपका आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा कि जो आपका कार्बोकैटायन बना है इसके ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले रहे हैं। जब ये अटैक करेगा तो अब यहां पर 2 तरह का अटैक होगा, एक होगा फ्रंट अटैक और एक होगा बैक अटैक। एक अटैक ऐसा होगा कि न्यूक्लियोफाइल सामने होगा, R बाद में होगा, ये होगा बैक अटैक से। और एक होगा R पहले होगा और न्यूक्लियोफाइल बाद में होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए, ये तो एक जनरल रिएक्शन था, इसके मैकेनिज्म को अगर आपको अच्छे से समझना है तो स्टीरियो पे जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा एक एग्जांपल लें कि यहाँ कार्बन, कायरल कार्बन है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर एक R हमने ले लिया और यहाँ पर हमने R डैश लिया और यहाँ पर हमने X लगा दिया। ये ऐसा अल्काइल हैलाइड है जहां पर चारों वैलेंसी अलग अलग है। इस बॉन्ड को आप जानते होंगे जो डैश और बेस बना हुआ है। यहां पर सबसे पहला स्टेप होगा
कि जैसे आप सॉल्वेंट में इसको डालेंगे, आपके पास देखो केमिस्ट्री को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको फील करना पड़ेगा कि आपने अल्काइल हैलाइड लिया, आपने सॉल्वेंट में डाला, सॉल्वेंट में डालते ही जैसे वाटर में आप इसको डालोगे, क्या होगा यहाँ पर कि जो वाटर होगा यहां से तो पहले ये निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पूरा निकल जाएगा यहाँ। अभी आप यहाँ देखो तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहीं ना कहीं sp3 नजर आ रही है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। जैसे x निकलेगा इसका कंडीशन कुछ ये हो गया कि यहां पर तो h लगा है, यहां पर आपका r लगा है और यहां पर आपका r डैश लगा है और यहां से आपका x माइनस रिमूव हो गया। इसको आप यहां जब प्लस आ जाएगा तो इसको आप क्या बोलोगे, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन गया आपका। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसकी प्लेनरिटी आ गई, इसमें प्लेनर हो गया ये। अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और जब sp2 होता है तो ये प्लेनर होता है। कोई चीज जब प्लेन में आ गया तो उसका दो सरफेस बन गया। दो सरफेस का मतलब आप इस साइड से भी अटैक करवा सकते हैं और बैक साइड से भी अटैक करवा सकते हैं, मतलब इसमें अटैकिंग साइड दो बन गया, एक सामने से अटैक करवाइए, एक आप बैक साइड से अटैक करवा सकते हैं। ये तो कार्बोकैटायन जो बना, अगर हम इसको नेक्स्ट आगे प्रोसीड करें तो यहां पर H, यहां पर R और यहां पर जो R डैश है इस पे अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जो होगा आपका स्टेप सेकंड। ये आपका क्या था, स्टेप फर्स्ट था, ये आपका क्या है, स्टेप सेकंड है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का दो रास्ता मिल गया, क्या, या तो ये बैक साइड से फ्रंट साइड से अटैक करे, सामने से अटैक करे, जहां पहले से न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था, ये पॉजिटिव है, और या तो एक्स लगा हुआ था सॉरी, और या तो ये बैक साइड से अटैक करे क्योंकि प्लेनर है। अब 2D में हम ऐसे दिखा सकते हैं, या तो सामने से इधर से अटैक करे या तो पीछे से अटैक करे। इस कंडीशन पर आपको दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वो फ्रंट अटैक कर रहा है, फ्रंट अटैक कर रहा है तो क्या होगा कि यहां पर H पहले लगा हुआ है, यहां पर R लगा हुआ है, यहां पर R डैश लगा हुआ है। अब फ्रंट अटैक में क्या होगा, फ्रंट अटैक में क्या होगा कि जहां पहले X लगा था उसी जगह पर आकर आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर लग गया। अब न्यूक्लियोफाइल ने X के पोजीशन को ले लिया, इसलिए इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो, रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हो, रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब ये चीज रिटेन हो गया कि जो वैकेंसी खाली हुआ था वो फिलअप हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि ये बैक अटैक करेगा। बैक अटैक करने का मतलब अब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर अटैक कर सकता है। जब पीछे से आकर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा होगा कि यहां पर H लगा, यहां पर आपका R लगा हुआ है, यहां पर आपका R डैश लगा हुआ है। इस बार न्यूक्लियोफाइल क्या आया, यहां पर आकर अटैक किया। ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये आपका यहां अटैक किया, ठीक, माइनस इसका खत्म हो गया। अब ये आपका क्या था, बैक अटैक था, पीछे से अटैक हुआ। एक बहुत अच्छी बात यहां पर समझ में आएगा जो बहुत सारे टीचर अपने अपने मेथड से पढ़ाते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो लगा ये इस कंपाउंड की पहचान है, इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है, और जिधर ये फंक्शनल ग्रुप लगता है चीजों को उधर से फॉलो करते हैं। अब इस तरह से होगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो कि एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला का जो स्टिक है वो मेन होता है, उसको पकड़कर हम लोग चलते हैं। अब अगर वो स्टिक हम पकड़ रहे हैं तो स्टिक ही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जब स्टिक है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है कि जिस तरह से अगर हवा चले तो पूरा का पूरा अम्ब्रेला पलट जाता है। ऐसे ये तो स्टिक यही रहेगा, ये पूरा पलट जाएगा, मतलब ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो यही है, यहां से आपका कार्बन ये रोटेट करके भी H के पोजीशन पर, वो अपने ही पोजीशन पर हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन अपने ही पोजीशन पर रहने वाला है, ये यहां पर रहेगा। और ये जो आपका डैश वाला कंडीशन था ये इधर आ गया और ये वाला पार्ट आपका बाहर हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखिए तो न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है।
अब न्यूक्लियोफाइल वहां लगा हुआ है बच्चों जहां पर पहले कुछ नहीं था। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। जो इन्वर्जन प्रोडक्ट बना, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका एक इन्वर्जन प्रोडक्ट है और एक जो आपका अभी बना रिटेंशन प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट में मेजर कौन सा होगा? तो आपको आंसर क्या लगाना है? जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है ये मेजर होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट माइनर होता है। जो रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है ये 49% बनता है और ये 51% बनता है। उसका रीजन होता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल को आप पहले जोड़ते हो कार्बन से, ऐसा कुछ, और एक ऐसा है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को आप पहले वहां लगा दिए हो जहां पर X लगा था, तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से निकलकर सॉल्वेंट में घूम रहा है तो अभी ये निकला ही था माइनस बन के, और उधर से X आ रही थी, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन के कारण यहाँ यील्डिंग पर इफेक्ट होता है कि उतना अच्छा 100% यील्डिंग नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये बैक से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर इधर से कोई X ग्रुप या लिविंग ग्रुप का कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप आगे फॉरवर्ड जाती है, और जब बैकवर्ड अटैक कराते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट ये देखने को मिला कि 1% ज्यादा बनता है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। अब एक सिंपल सा इसमें दो क्वेश्चन आपका बनता है कि जब हम इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं उसमें हाइड्रोजन का क्या काम होता है, कि हाइड्रोजन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब यूज किया तो प्रोटॉन का क्या काम हुआ। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोकेटायन है वो शिफ्टिंग कैसे करता है। इन दोनों क्वेश्चन में एक हम आज आपको बताएंगे और एक आप खुद हमें बताएंगे। तो पहला अगर हम देखें H2O का यूज क्या होता है, या हम पोलर प्रोटिक का यूज क्या होता है, इसमें क्यों करते हैं हम। जब RX बेटा RX यहां से निकला, मतलब सॉरी X यहां से निकला पॉजिटिव निगेटिव कंडीशन में, X निकल के जब यहां आया और ये कार्बोकेटायन बना, तो यहां पर सोचिए क्या फिर से ये बॉन्ड नहीं बन सकता है? किसी कारणवश अगर किसी गुस्से के कारण अगर X निकल गया, अगर उसके पास माइनस है और प्लस बना के जा रहा है वाटर में रिएक्शन हो रहा है, तो घूम के फिर से आकर बॉन्डिंग कर लेना चाहिए। तो ये फिर से अटैक बिल्कुल कर सकता है, अगर फिर से अटैक कर दिया तो फिर से वही बन जाएगा और रिएक्शन पॉसिबल, फिजिबिलिटी नहीं आएगी रिएक्शन की। तो क्या होगा, इसको इंगेज करना है। अब इसको इंगेज करने के लिए क्या होगा कि जैसे X बाहर हुआ वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया कि जो उसका H+ था वो H+ इसको चारों तरफ से किडनैप कर लिया, इसको ट्रैप कर लिया इस तरह से। अब जो X है वो हाइड्रोजन से बाहर नहीं जा पा रहा है, मतलब हाइड्रोजन जस्ट लाइक दिस अ किडनैपर, कि ये X को किडनैप कर रखा है, और ये जब तक X को किडनैप कर रखेगा जब तक कि न्यूक्लियोफाइल आकर इस पे अटैक ना कर दे, मतलब सेकेंड स्टेप जब तक ना हो जाए तब तक ये ऐसे किडनैप होगा। सोचो अगर दोनों एक साथ में आएंगे तो रिपल्सन होगा। ये अगर हम इसको पहले ही छोड़ें, हो सकता है ये फिर से जाकर बॉन्ड बना ले, तो X जो निकला है वो फिर से बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन इससे बचाने के लिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं कि हाइड्रोजन जब इसको इंगेज कर रखेगा तब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक आकर इस पे रिएक्शन करेगा। अब ये रिएक्शन उसी तरह से हो गया कि जब तक X निकलेगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। जो पहला स्टेप होता है वो RDS होता है बेटा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये यहां से आप रेट डिटरमाइन करोगे, स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है, यहां से आप रेट को डिटरमाइन कर सकते हो। ये एक बेस्ट एग्जांपल होता है, जिससे मान लीजिए कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां एक सीट है और उस पर आप 3 लोग बैठा हुआ है, आपने जो टिकट लिया है वो आप वेटिंग में जा रहे हो। तो ये रिएक्शन जो है थोड़ा सा संस्कारी है, मतलब ऐसा रिएक्शन है जो स्लो स्टेप में हो रहा है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती कोई पावरफुल चीज नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वही वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया। तो न्यूक्लियोफाइल इतना वीक है कि ये पहले इंतजार करेगा, मतलब आप उस सब लड़के की तरह हो कि आप इंतजार करो
कि उस तीनों में से कोई उठ के जब अपने स्टेशन पर उतर जाए तो आप वहां जाकर बैठ जाओ। सेम कंडीशन है कि जब तक एक्स निकलेगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा नहीं, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन आरएक्स पर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर एक्स ही ना निकले, आप कितना भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल यूज कर लो तो यहां पर रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो एक्स का निकलना इंपॉर्टेंट है, इसके लिविंग ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से H2O का यूज हो गया, हमने देखा क्या यूज होता है, और हमने ये भी देखा कि जो हम वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं वो क्यों करते हैं। तो ये ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन के बारे में था। इसके बारे में जो क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, SN1 को कैसे पहचाने, SN2 को कैसे पहचाने, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।